हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में हमने स्मृति लेसन जो है वो उसका वाचन किया था। आज हम देखते हैं इस लेसन में क्या दिया हुआ है, जिसके लेखक है श्रीराम शर्मा। अब स्मृति से आपको क्या पता चलता है? स्मृति किसे कहते हैं? स्मृति यानी याद, यादें। तो यहाँ पे जो लेखक दिए हुए हैं श्रीराम शर्मा, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे फोटो दिख रहा होगा उनका। यहाँ पे लिखा है वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। तो ये जो लेखक है यहाँ पे श्रीराम शर्मा, इन्होंने अपने बचपन के दिनों की बातें यहाँ पर बताई है। जब वो छोटे थे उस समय की यादें यहाँ पे उन्होंने बताई है, जिसका उन्होंने पाठ का नाम रखा है स्मृति यानी यादें। तो हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं कि लेखक ने लेसन में क्या क्या बातें बताई है उनके बचपन के दिनों की। सबकी अपनी अपनी यादें होती है बचपन के दिनों की, वैसे ही लेखक की भी यहाँ पर कुछ यादें हैं। आप उनका फ़ोटो देखकर बता सकते हैं कि अब उनकी उम्र कितनी है। तो जब वो छोटे थे तब की बातें हैं इस लेसन में उन्होंने बताई है। तो सबसे पहला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। सन 1908 ईस्वी सन की बात है। दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाए, वे बड़ी ज़रूरी है। अब देखिए स्टार्टिंग में लेखक ने क्या बातें बताई है कि सन 1908 की बात है ये, और दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ का महीना चल रहा था। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला जाड़ा पड़ना इसका मतलब कड़ी सर्दी पड़ी हुई थी, और 2-4 दिन पहले ही कुछ बारिश भी आकर चली गई थी। इसलिए क्या होता, मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ गया था, और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था और सर्दी भी थी। अब शाम के 3-3:30 बजे की या 4 बजे की बात होगी। लेखक और उनके कई साथी, लेखक और उनके जो दोस्त हैं, वो झरबरी के पेड़ से बेर तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। अब झरबरी का पेड़ मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये होता है झरबरी का पेड़। इसमें जो बेर लगे हुए हैं ये तोड़ तोड़ कर वे खा रहे थे उनके दोस्तों के साथ। जैसे बचपन में सारे दोस्त अपने दोस्तों के साथ, या आप भी अपने दोस्तों के साथ इधर उधर भटकते हो, उसी तरह लेखक भी झरबरी के पेड़ के पास बेर तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। तो इतने में क्या हुआ, एक आदमी, उनके ही गांव का एक आदमी जोर जोर से आवाज़ देने लगा लेखक को। क्या आवाज़ देने लगा कि ए तुम्हारे भाई तुमको बुला रहे हैं, जल्दी ही घर लौट जाओ। तो उसने वो एक प्रकार से संदेश ही लेखक को दे दिया कि उनके बड़े भैया उनको घर पे बुला रहे हैं। जैसे ही उन्होंने वो आवाज़ सुनी लेखक ने, तो वो घर की तरफ चलने लगे, और उनका छोटा भाई भी उनके साथ था। अब ये डर था लेखक को कि हो सकता है भैया ने देखा होगा मुझे बेर तोड़ तोड़ कर खाते हुए, या छोटे भाई को वो साथ में, छोटे भाई भी उनसे बहुत ज़्यादा छोटा था, तो हो सकता है छोटे भाई को साथ लेकर आए हैं, इसलिए बड़े भैया शायद डांटेंगे क्या, शायद मार भी पड़ सकती है घर जाने के बाद। समझ में नहीं आ रहा था उनको कि उन्होंने ऐसा कौन सा कसूर किया। तो डरते डरते ही वो घर में घुस गए। होता है ना, एक बड़े भैया का जो डर है वो भी लेखक को था कि शायद भैया ने, मैं पेड़ तोड़कर खा रहा था इसलिए भैया ने शायद डांट लगाने के लिए घर पे बुलाया होगा। तो इसी डर के साथ वो घर में पहुँचे। डरते डरते उन्होंने घर के आंगन में देखा कि बड़े भैया जो है कुछ लिख रहे थे, पत्र लिख रहे थे। अब ये सारी जो हरकतें हैं भैया की देखते हुए, उनका जो डर है वो डर थोड़ा सा गायब हो गया, क्योंकि भैया तो काम कर रहे थे, भैया नॉर्मल से थे। तो वो जो डर था मार पड़ने का या डांट पड़ने का, वो डर एकदम से लेखक का गायब हो गया।
जैसे ही बड़े भैया ने लेखक और उनके छोटे भाई को देखा तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो पत्र है ये मक्खनपुर डाकखाने में डाल के आ जाओ, और तेज़ी से जाना, जल्दी जल्दी जाना, क्योंकि जो शाम की डाक जाने वाली है उसमें ये चिट्ठियाँ जानी चाहिए, बड़ी महत्वपूर्ण चिट्ठियाँ है ये। क्या मैसेज दिया उन्होंने बड़े भैया ने इनको, लेखक को, कि जल्दी से जाकर मक्खनपुर डाकखाना, उनका गांव जो था वो, उनके गांव से मक्खनपुर का रास्ता अलग था, मक्खनपुर गांव अलग था, जो मेन एक गांव होता है उसमें वो डाकखाना था, इनके गांव में डाकखाना नहीं था, पोस्ट ऑफिस नहीं था, इसलिए लेखक के बड़े भाई ने कहा कि मक्खनपुर के डाकखाने में जाकर ये चिट्ठियाँ डाल के आ जा। अब आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि तब ट्रांसपोर्ट के इतने साधन अवेलेबल नहीं थे, पैदल ही लोग यहाँ से या एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। शायद मक्खनपुर पास में होगा, इसलिए लेखक के बड़े भाई ने लेखक से कहा कि जल्दी से दौड़ के जाओ और मक्खनपुर डाकखाने में चिट्ठियाँ डालकर आ जाओ। तो ये तब बचपन के दिनों में ये सारी चीज़ें इजीली वो लोग कर सकते थे, यहाँ से एक गांव से दूसरे गांव जाना ये इजीली हो सकता था। और भैया ने ये भी कहा लेखक से कि ये बड़ी महत्वपूर्ण चिट्ठियाँ है, क्योंकि ये चिट्ठियाँ मुझे आज ही पहुँचानी है, और आज की जो शाम की डाक, आपको पता ही होगा पोस्ट ऑफिस में कि एक जो होती है ये एक मॉर्निंग में डाक जाती है, सुबह एक डाक जाती है, मीन्स सुबह पोस्ट ऑफिस में जितने लेटर्स कलेक्ट होते हैं वो लेटर्स एक बार सुबह निकाले जाते हैं और एक बार शाम में निकाले जाते हैं। तो भैया ने यही कहा कि अगर सुबह तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन अभी ये शाम की डाक खोलने के पहले ये चिट्ठियाँ डाकखाने में पहुंचनी चाहिए। आगे देखते हैं। जाड़े के दिन थे, इस 30 पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी, हवा मज्जा तथा ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुंजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। अब उस समय उस बबुल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। अब यहाँ पे देखिए लेखक ने क्या बताया है कि भैया ने जो आदेश दिया, बड़े भैया का आदेश वो कैसे टाल सकते थे, तो उन्होंने जाने की तैयारी दर्शाई, वो जाने के लिए तैयार हो गए। तो माँ ने उन्हें क्या दिया, एक भुंजाने हुए चने बांध दिए कि रास्ते में अगर भूख लगी तो ये चने खा लेना। ठंडी बहुत थी, इसलिए उन्होंने कानों को धोती से बांधा, कानों को जो है वो दुपट्टे जैसा उन्होंने कपड़ा बांध दिया और एक डंडा लेकर वो निकल पड़े। अब उस डंडे के बारे में लेखक कहते हैं कि वो डंडा मुझे इतना प्रिय था, वो लकड़ी मुझे इतनी प्रिय थी कि इस उम्र में अब राइफ़ल भी अगर हाथ में आ जाती है तो वो राइफ़ल भी इतनी अच्छी नहीं लगेगी जितना हमें वो डंडा लगता था। आपने देखा ही होगा पहले के ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में ये होता था कि बहुत से लोगों के हाथ में एक लकड़ी या डंडा ही होता था। वो कहीं पर भी जाते तो वो डंडा साथ में लेके जाते थे, तो वो एक प्रकार का उनका वो शस्त्र रहता था कि कोई मुसीबत आए तो उस डंडे से वो हमला करके या उस डंडे से वो अपना बचाव खुद कर सकते थे। तो इसी प्रकार लेखक ने भी अपना एक डंडा ले लिया और वहाँ से चल पड़े। उन्होंने उसे नारायण वाहन भी कहा है, क्योंकि उसी डंडे से उन्होंने क्या क्या किया था, उस डंडे से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी, वो जो आगे आएंगी। आगे देखते हैं। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झोरे जाते थे। इसी कारण वह मुक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की तेजी से बढ़ने लगे, मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया। अब यहाँ पे डंडे के बारे में उन्होंने बताया है कि उस डंडे से मैंने क्या क्या किया है कि हम हर साल उस डंडे से आम के पेड़ों से आम तोड़ते थे, और मुझे वो डंडा हमेशा, वो तो मुक यानी निर्जीव था, लेकिन मुझे हमेशा वो डंडा मेरे दोस्त की तरह ही लगता था। और इस तरह दोनों भाई मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। अब चिट्ठियों को उन्होंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें नहीं थी उनकी, है ना, जो कुर्ता पहना था उसमें जेबें नहीं थी, इसलिए उन्होंने जो चिट्ठियाँ है वो टोपी में रख दी थी। आगे देखते हैं। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव के 4 फरलांग दूर एक कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था
और 24 हाथ गहरा भी था। उसमें पानी नहीं था, उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होती ही है। मक्खनपुर पढ़ने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उजकने की सूझी। सबसे पहले उजकने वाला मैं ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। अब यहाँ पर देखिए लेखक ने क्या बातें बताई है कि वो दोनों भाई उछलते कूदते एक ही सांस में गांव के 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। घर से निकले वो चिट्ठियाँ लेकर। अब चिट्ठियाँ लेकर वो जब रास्ते में जा रहे थे तो गांव से कुछ 4 किलोमीटर दूर पे एक कुआं था जिसमें एक भयंकर सांप पड़ा हुआ था। वो सांप वहाँ पे कैसे पड़ा वो किसी को खबर नहीं है। जो कुआं था उसमें पानी भी नहीं था, वो कुआं कच्चा था। आपको पता है ना, कच्चा कुआं जो जिससे मिट्टी धंसती रहती है, मिट्टी गिरती रहती है, उस प्रकार का वो कुआं था। अब ये जो कुएं में होने का सांप जो कुएं में है, इसका जो ज्ञान है ये केवल उनको 2 महीने हो गए थे। पता चला था कि उस कुएं में एक सांप है। अब बच्चे नटखट होते ही है। अब मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली जितनी भी बानर सेना की टोली थी, इसका मतलब जो लेखक का स्कूल है वो मक्खनपुर में ही था। अब डेली उनका उस रास्ते से आना जाना रहता था। सारे दोस्त मिलके एक ही उसी रास्ते से स्कूल में जाते थे, उसी रास्ते से स्कूल से घर वापस आते थे। अब स्कूल से आने जाने के रास्ते में जब इनको पता चला कि कुएं में सांप है तो उन्होंने क्या किया, इनका ये डेली का काम होने लगा कि जब भी स्कूल से वापस आते या घर से स्कूल में जाते तो क्या करते, कुछ एक ढेला जो रहता है, मिट्टी का ढेला या पत्थर है, वो पत्थर उस कुएं में डाल कर देते थे। वो एक उनको बड़ा मज़ा आता था कि जैसे ही पत्थर नीचे गिरता तो वो सांप फुसकार देता था, उसके फुसकारने की आवाज़ आती थी। और ये सब करने के पीछे सबसे पहला नंबर किसका रहता था, वो लेखक का ही रहता था। यहाँ पे ऐसे लेखक हमें बता रहे हैं। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, पर कुएं में जो ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं के पास आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह लगाए। अब ये डेली इनका काम हो गया था। लेखक एक ढेला फेंकते, उनके पीछे पीछे उनके दोस्त भी एक एक ढेला कुएं में फेंकते थे और उस सांप की जो फुसकारने की आवाज़ है वो सुनते थे और खुद भी चिल्लाते थे कुएं में झाँक कर, जिससे क्या होता था, वो इको साउंड आता था कुएं में, वो प्रतिध्वनि उनको सुनाई देती थी। ये रोज़ का उनका काम होता था। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि ऐसी फुसकार हमने कभी सुनी नहीं थी और वो फुसकार जो है सांप की, वो सुन के बड़ा आश्चर्य होता था। ऐसे लगता था मानो कोई एक हिरन का समूह है और कुत्ते भौंक रहे हैं, और कुत्ते भौंकने के बाद वो हिरन कैसे एकदम से चकित हो जाते हैं, वैसे ही हम लोग चकित हो जाते थे। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी के एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। एक रोज़ाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था, इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं के ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हुई। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। अब मैंने जैसे बताया है आपको कि उस दिन भी वैसे ही हुआ। जैसे ही ये लोग चिट्ठियाँ लेकर गए, इनकी इच्छा एकदम से जागृत हो गई कि चलो एक बार कुएं में जाते जाते ढेला फेंक कर सांप की फुसकार सुनते जाए। तो पहले लेखक आगे भाग गए और उनके पीछे उनका छोटा भाई भी भाग गया। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है एक कुएं का। इस तरह से वो कुआं था, कच्चा कुआं था, उसमें कुछ सीमेंट वगैरह नहीं, मिट्टी का कुआं था। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि लेखक और उनके भाई कैसे उस कुएं के पास चिट्ठियाँ लेकर उस कुएं के पास ढेला फेंकने आए। आगे देखते हैं। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं,
ढेला उसे लगाया नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं, पर टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है, वैसे ही वह तड़पता रह जाता है। उसी भांति वे चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देखकर उस पर हमला करता है। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। अब यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह लेखक ने चिट्ठियाँ डालने ढेला फेंका है और एक हाथ से उन्होंने टोपी निकाल दी है। आपको पिक्चर में दिख रहा है उनके हाथ में टोपी है जो उन्होंने निकाल दी है, और जैसे ही उन्होंने टोपी निकाली वो जो सारी चिट्ठियाँ है वो चक्कर खाते हुए उस कुएं में गिर गई। उनको ध्यान ही नहीं था कि टोपी के नीचे मैंने चिट्ठियाँ रखी है। तो यहाँ पे लेखक यही बोल रहे हैं कि अचानक से मुझ पर तो बिजली सी ही गिर पड़ी, क्योंकि चिट्ठियाँ गोल गोल चक्कर काटते हुए कुएं में जा गिरी। एक तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनको भैया का डर था, भैया से वो बहुत डरते थे। दूसरी बात, भैया ने कहा था कि बहुत ज़रूरी चिट्ठियाँ है, आज ये डाकखाने में पहुँचनी चाहिए, क्योंकि शाम के डाक में ये दूसरी जगह चली जाएगी। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो लेखक है चिट्ठियाँ चुपचाप से डालने जा रहे थे, तो अचानक से उनमें इच्छा जागृत हुई कि कुएं में जाकर एक बार देख लेते हैं, सांप की फुसकार की आवाज़ सुन लेते हैं। जैसे ही ढेला फेंका, टोपी उतारी, चिट्ठियाँ चक्कर काटते हुए नीचे गिर गई। अब घबराहट में वो चिट्ठियाँ पकड़ने के लिए जैसे ही लेखक ने नीचे हाथ किया, तो लेखक अगर बैलेंस नहीं रखते तो वो भी लेखक भी कुएं में गिर जाते। अब आगे क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आपको लेसन अच्छे से पढ़ के रखना है। थैंक यू।